खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा गोलीकांड। हर साल सितंबर माह में इन तीनों गोलीकांडों में शहीद हुए क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करने की सोशल मीडिया पोस्ट उत्तराखंड में हर राजनेताओं की सोशल मीडिया वॉल पर अपलोड रहती है। क्या आप जानते हैं, अगर उस समय ये लोग शहीद नहीं होते तो शायद आज उत्तराखंड राज्य का निर्माण न हो पाता। नमस्कार, मैं मनवीन फिर लाई हूँ कालचक्र का एक नया एपिसोड सिर्फ तीतर पर। आज की इस कड़ी में हम उत्तराखंड आंदोलन की उन अनसुनी कहानियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसमें हर क्षेत्र में हुए उस दौरान की घटनाओं का जिक्र होगा। खटीमा 1 सितंबर 1994 की सुबह हमेशा की तरह एक सामान्य सुबह की तरह शुरुआत हुई। लोगों ने अपनी दुकानें खोली। सुबह 10 बजे तक बाजार खुल चुका था। तहसील के बाहर वकील अपने अपने टेबल लगाकर बैठ चुके थे। खटीमा में सरकार की गुंडागर्दी के विरोध में प्रदर्शन किया जाना था, सो करीब 8 साढ़े 8 बजे से रामलीला मैदान में लोगों ने जुटना शुरू किया। 10:30 होते होते 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। महिलाओं ने अपनी कमर में परंपरा के अनुसार दरांती बांध रखी थी, तो वहीं पूर्व सैनिकों में कुछ के पास अपने लाइसेंस वाले हथियार भी थे। रामलीला मैदान से सरकार का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। भीड़ के बीच से तेज आवाज में सरकार विरोधी नारों के साथ जुलूस सितारगंज रोड से होता हुआ तहसील की ओर बढ़ा। ये जुलूस 2 बार थाने के सामने होकर गुजरा था। पहली बार में जब जुलूस थाने के आगे से गुजरा तो युवाओं ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की, लेकिन दूसरी बार जब जुलूस थाने के पास से गुजर रहा था तो जुलूस के आगे के लोग तहसील के पास पहुंच गए थे और पीछे के लोग थाने के सामने थे। कुछ न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच थाने की ओर से जुलूस पर पथराव किया गया और कुछ ही देर में आसपास के घरों से भी पथराव शुरू हो गया। मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह का रवैया उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर कठोर था। वह पृथक राज्य उत्तराखंड बनाने के पक्षधर नहीं थे। सरकार की मंशा से वाकिफ मुलायम सिंह की पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे तक पुलिस रुक रुक कर निर्दोष आंदोलनकारियों पर गोली चलाती रही। अचानक हुई इस फायरिंग से भीड़ में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ और गोलीबारी में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस ने 4 लाशों को उठाकर थाने के पीछे LIU कार्यालय की एक कोठरी में छुपा दिया। देर रात के अंधेरे में चारों शवों को शारदा नदी में फेंक दिया गया ताकि पुलिस की गोलियों से मरने वालों की मौत का आंकड़ा सिर्फ 4 लोगों तक सीमित रहे। और पुलिस ने अपनी लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक किया भी यही। घटनास्थल से बरामद अन्य 4 शवों के आधार पर पुलिस ने अगले कई सालों तक मारे गए लोगों की संख्या केवल 4 ही बताई, जबकि पुलिस गोलीकांड में गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, प्रताप सिंह, भगवान सिंह सिरौला, परमजीत सिंह, सलीम रामपाल शहीद हुए थे। पुलिस ने खटीमा गोलीकांड में निर्दोष लोगों पर करीब 60 राउंड गोली चलाई। पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए तहसील में जाकर वकीलों के टेबल जला दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने अपने काम को सही ठहराने के लिए ये भी तर्क दिया कि पहले आंदोलनकारियों की ओर से गोली चलाने के कारण उन्हें जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी। अपने तर्क को और मजबूती देने के लिए पुलिस ने महिलाओं द्वारा कमर में दरांती का खूंसा जाना और पूर्व सैनिकों का लाइसेंस वाली बंदूक का अपने पास रखे होने का भी हवाला दिया। ये वही दिन था जिसने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। लोगों के भीतर का डर गुस्से में बदल गया और पहाड़ से मैदान तक लावा बह निकला। अब बात करते हैं मसूरी गोलीकांड की। 2 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड की अगली ही सुबह उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आवाज को कुचलने की ये एक और हिंसक साजिश थी। 1 सितंबर की रात को ही मसूरी थानाध्यक्ष को बदल दिया गया। वहीं झूलागढ़ स्थित संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय के चारों ओर PAC व पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। 2 सितंबर की सुबह खटीमा गोलीकांड के विरोध में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह झूलागढ़ के पास पहुंचा, फिर वही निर्दोष लोगों पर पुलिस की गोलियों का सिलसिला शुरू हो गया। PAC और पुलिस ने बिना चेतावनी दिए जनता के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। दर्जनों अन्य लोग घायल हुए। पूरी घाटी में अफरा तफरी मच गई। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हुए। बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन ममगाई, धनपत सिंह। आज भी इन सभी शहीदों की प्रतिमाएं शहीद स्थल मसूरी में लगाई गई हैं। इस गोलीकांड में 18 से अधिक लोग गोली लगने से घायल हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार की इस बर्बरता को लेकर लोगों का आक्रोश अब घर घर तक फैल गया था। लोगों ने नारा बना लिया था, कौदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। राज्य आंदोलन की लड़ाई इस कदर शुरू हो गई, दुकान से दिए जाने वाले राशन तक को ठुकरा दिया था।
अब रामपुर तिराहा गोलीकांड, जिसने राज्य आंदोलन को नया बल दिया, इस गोलीकांड ने मुलायम सरकार के चूल्हे हिला दिए। 2 अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती पर राजघाट तक शांतिपूर्ण धरना देने जा रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में रोका जा रहा था। यहां भी पुलिस ने बिना चेतावनी के अपनी 303 राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी। घटना में 6 लोगों की मौत और कई लोग लापता हो गए। इसी दौरान गन्ने के खेतों में जान बचाने गई महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा बर्बर यौन हिंसा और दुष्कर्म की खबरें सामने आई। ये घटना राष्ट्रीय सुर्खी बनी, जांच बैठी, मुकदमे चले और सालों बाद दोष सिद्ध होने के बाद कुछ दोषियों के ऊपर मामले दर्ज हुए। खटीमा गोलीकांड के ठीक 1 महीने बाद 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर की घटना ने इस चिंगारी को ज्वालामुखी में बदल दिया। दिल्ली कूच कर रही महिला आंदोलनकारियों और युवाओं पर हुए अमानवीय अत्याचार ने पूरे देश को झकझोर दिया। इन घटनाओं ने साफ कर दिया था कि अब पहाड़ की जनता पीछे हटने वाली नहीं है। देहरादून में 3 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीद रविंद्र रावत की शव यात्रा के दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। झड़पें बढ़ी, शहर में तनाव भड़क गया। पुलिस जनित इस हिंसा में 3 लोग, बलवंत सिंह जगवान, दीपक वालिया, राजेश रावत की मौत हो गई, जिसमें से राजेश रावत की मौत को लेकर समकालीन रिपोर्टों में राजनीतिक खेमे से गोली चलने का आरोप भी दर्ज मिलता है। 3 अक्टूबर 1994 यानी उसी दिन रामपुर तिराहा के विरोध में उबलते माहौल के बीच कोटद्वार में भी पुलिस प्रशासन से आंदोलनकारियों का हिंसक टकराव हुआ और इस घटना में भी 2 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। उस समय के अखबारी वृत्तांतों व बाद की रेट्रोस्पेक्टिव स्टोरीज में भी ये केस एक प्रतीक के तौर पर उद्धृत है। इसी दौरान नैनीताल शहर में विद्रोह तेज था। हालांकि नेतृत्व बुद्धिजीवियों के हाथ में होने से बड़ा टकराव टला, लेकिन आरएएफ के जवानों द्वारा पकड़े जाने पर भागते समय होटल मेघदूत के पास गर्दन में गोली लगने के कारण होटल पैसिफिक के कर्मचारी प्रताप सिंह की मौत हो गई। 10 नवंबर 1994 श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में आमरण अनशन चल रहा था। 10 नवंबर को ही पुलिस कार्रवाई के दौरान कई लोग घायल हुए। कथित तौर पर 2 युवा आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा मारपीट कर अलकनंदा में फेंक दिया गया। 14 नवंबर को दोनों के शव बागवान के पास अलकनंदा नदी में मिले। ये घटना उस समय के आंदोलनकारियों के बयानों और बाद के संकलनों में भी दर्ज है। पर इतनी शहादत, इतना खून खराबा, ये सब हुआ क्यों? पहाड़ की भौगोलिक कठिनाइयां, रोजगार, शिक्षा के सीमित अवसर और पहाड़ी पहचान की अनदेखी ने दशकों का असंतोष जमा किया था। 1994 में यही असंतोष जनसैलाब बना। छात्रों ने किताबें छोड़ी, कर्मचारी महीनों हड़ताल पर रहे, महिलाएं मोर्चे पर आई। यही दबाव और इन शहादतों का नैतिक वजन आखिरकार 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य उत्तरांचल, अब के उत्तराखंड के रूप में परिणाम बना। भारत का 27वां राज्य। खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसे मामलों में कितने मरे, कैसे मरे पर अलग अलग आंकड़े और दावे मिलते हैं। पर आखिर में ये सिर्फ आंकड़े और तारीखें नहीं, घर आंगन का खालीपन है। सिर्फ केस नंबर नहीं, पहाड़ की सामूहिक स्मृति है। खटीमा से श्रीनगर तक फैली ये कहानी बताती है, जब जनता अधिकारों के लिए उठती है तो इतिहास करवट लेता है, लेकिन उस करवट की कीमत खून और आंसुओं से चुकानी पड़ती है। 3 दशकों बाद भी हम इन अमर शहीदों को अपनी स्मृति में रखते हैं और जैसा कि हमारा फर्ज बनता है, हम सच को खुलकर सामने भी रखते हैं। हम प्रण करते हैं कि उन परिवारों की रखवाली करेंगे जिनकी शहादत पर आज ये राज्य खड़ा है। मैं मनवीन फिर लौटूंगी ऐसे ही ऐतिहासिक पन्नों की किसी अनकही अनसुनी कहानी को लेकर कालचक्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए तीतर।